पीटीआई आज़ाद कश्मीर के बानी रहनुमा राजा अब्दुल कदीर खान ने बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि मेरे कनाडा से वापसी पर अवाम इलाका ने जो पुरजोश इस्तकबाल किया उनके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर बातें सुनने को मिल रही हैं कि लोगों का कहना है कि राजा अब्दुल कदीर खान खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि किसी को इलेक्शन लड़वाएंगे, जबकि इन बातों में कोई सदाकत नहीं। मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं उनकी ज़बानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज यकीनन आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा साबिक़ सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलकरी कनाडा से राजा अब्दुल कदीर खान साहब, जो गुज़श्ता माह बाग आए थे। एक बड़ी उन्होंने रैली भी की इस दौरान, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम अपनी उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो मैं एक बार फिर उनके साथ आने वाले जितने मौजूद हमारे मेहमान हैं, राजा रोशन जोयल मर्कज़ी रहनुमा पीटीआई के, मसूद मनार साहब हैं, राजा रशीद साहब हैं, राजा मुनीर साहब हैं, राजा फारूक साहब हैं, राजा जुल्फ़िकार अली साहब हैं, राजा कदीर साहब हैं, राजा नसीम साहब, राजा तारिक साहब, और इसी तरह हमारे लॉर्ड से अरबाब साहब, और जितने दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं आप सबको यहाँ प्रेस क्लब बाग की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करेंगे। तो मैं फजलुर रहमान आबिद से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। और चेयरमैन रोशन साहब और राजा फारूक साहब कनाडा से यहाँ मेरे दोस्त बैठे थे, और तारक नसीम साहब। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग हस्तियाँ मौजूद हैं, जिनको देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला इन सब को सलाम रखे। असल में शुरू करूँगा इससे कि मैं चले आपका तारुफ एक बार फिर आप लोगों से करवा दूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन रिवाइव हो जाता है। मेरा नाम अब्दुल कदीर है, और उसके अलावा मेरा ताल्लुक करना से है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरे सब जोड़ी के गाँव पे जो शहीद हो गए थे, वॉलंटियर गए थे। उसके अलावा मेरे नाना सूबेदार अली बहादुर साहब और मेरे चाचा सिलमान साहब और शेरमान साहिब शहीद मेरे चाचा। तो मेरा कहना है कि मेरा ताल्लुक उन बुजुर्गों से है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में किरदार अदा किया। अब उसके बाद ये तो मेरे हमें तारुफ काफ़ी है, आप सब लोगों को पता ही है। उसके अलावा मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का, जिन्होंने एक शानदार रैली का इनेकाद किया। बेसिकली बात की है कि हम पीटीआई के वर्कर हैं और इमरान खान के नज़रिए को काम करते हैं। हमारा हर कदम जो है ना वो तरीका इंसाफ के लिए है, और जो रैली निकली बेसिकली वो भी तरीके इंसाफ ही की थी। और मैं लोगों का बड़ा मशहूर और मामून हूँ कि जिन्होंने उस रैली में शिरकत करके ना कि पार्टी को प्रमोट किया बल्कि मेरी भी इज्जत अफजाई की। अब यहाँ पे एक सवाल है जो अक्सर मुझे सुनने में मिला है कि राजा अब्दुल कदीर साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि वो किसी को इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा, सच्ची बात बताऊँ, जब मैं कनाडा में था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने फोन का मुझे मिले, जो लोग मेरी फैमिली को जानते थे या मेरी वाइफ को या बच्चों को, तो उससे मुझे पता था कि आगे काम करता था, मेरा बन ही रहा था। तो जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो मैंने कहा चलते हैं। ये भी हकीकत है कि उस वक्त तक मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। मैंने कहा में चलते पीटीआई के लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों का जब यहाँ पहुँचा तो रैली के बाद मैंने जो लोगों का जोश और खरोश देखा इंतहाई शानदार था। फिर जब मैं बीच पकड़ा गया तो सीधा सीधा लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि लोगों की जज्बा भी वनस की है और वो चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन बेहतर है।
और सबसे पहले मेरी बात को ये एडवाइस करूँगा कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का जरूरी समझता हूँ क्योंकि चूँकि मेरी कारोबारी मसरूफियात हैं और उसके अलावा काफ़ी बड़ा कारोबार है जिसकी देखभाल भी करनी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी उसको ऑटो में डालने के लिए मुझे 1-2 महीने के लिए वापस जाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी क़यादत से भाई साहब से भी बात हुई है। तो उन्होंने भी कहा कि राय साहब अभी जाएगा, आप बिल्कुल जाएँ और 1-2 महीने के बाद आप जरूर तशरीफ लें। और ये बेसिकली यही मकसद था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सब हजरात के सामने ये मैं कह दूँ कि मैं कोई कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मेरी पूरी अगर मुझे पार्टी ने समझा कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हूँ, या फिर इस तरह के अगर मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो हम उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। उसके अलावा ये प्रोपेगेंडा उम्मीद है कि अब ख़त्म हो जाएगा कि वो सिर्फ किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए है, था शुरू में, लेकिन अब वो बात नहीं है। चूँकि लोगों का जो देखा है ना मेरा रुझान, और लोग यकीनन चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा, अलका वस्ती बाकी यहाँ पे मैं ताबीर तरक्की के हवाले से बात करूँगा थोड़ी सी। देखिए जी, कफील साहब शायद हमारे बड़े अच्छे साफ़ी है, उन्होंने एक बार मुझे इस्लामाबाद से पूछा था कि राज साहब ये आपका जो है ना तो कश्मीर के अंदर ये कारोबार क्यों नहीं मुंतकिल करते। देखिए बात ये है ना जी कि हमारी जो सड़कों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं और हालात वैसे ही रहते हैं। अब आप किसी भी इन्वेस्टर को जब आप कश्मीर के अंदर लाएंगे तो सबसे पहले वो उसको सड़कें चाहिए होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए होती है, तब इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टर इसलिए नहीं करता कि वो किसी इलाके को फैसिलिटेट करेगा, बल्कि वो अपना भी उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन सूरत यहाँ की ये है कि बिल्कुल हालात खराब है, रोडों पर चलना मुश्किल है, पैदल चलना तो गाड़ी में तो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ताबीर तरक्की के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जितने भी काम हुए हैं वो बहुत नाक़िस है, और मैं यकीनन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्ताक अनास साहब के हवाले से इतना कहूँगा कि 5 साल के दौर में 4 साल तो उन्होंने इस्लामाबाद में गुजार दिए, तो जो बाकी 1 साल बचा था तो आके वो कोई लाख रुपए की स्कीमें दे रहे हैं, गालिबन को शायद अपने वर्करों को नवाज रहे हैं या कुछ इस तरह की बात है। असल में दयानतदारी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अल्लाह जब आपको किसी मनसब पर रखते छोड़ता है ना, तो आपको जिम्मेदारियाँ पूरी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसमें ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वरना तो ये है ना कि मसलन अगर आप बिजनेस के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स में आते तो ये अच्छी बात नहीं है। सियासत अगर सही तरीके से की जाए तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। मैं ये यकीनन पूरी दावे से कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जब किसी मकसद में बैठाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर आप हल्का नहीं छोड़ सकते, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की फलाह महसूस नहीं काम करते हैं और अपने इलाके को आप उठाते हैं। असल में मैं बहुत अच्छे से मुल्क से बाहर रहा हूँ। हम चूँकि जिस मुल्क में रहते हैं वो टॉप 2 या 3 है दुनिया में, और जब हम वहाँ पे कुछ देखते हैं ऐसा जो कि बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा हो, तो हमें भी लगता है कि यार हमारे लोग भी इस तरह हो यानी इस तरह की लाइफ गुजारें। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उसके बिल्कुल बरक्स लगता है। हमारे यहाँ कानून साजी के लिए जो आप लोग जिन लोगों को मुस्तकिल करके भेजते हैं, तो इनका काम होता है सिर्फ कानून साजी करना। इनका किसी सड़क, किसी खंबे, किसी टूटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये इदारे करते हैं। मैं आपको कनाडा के बारे में बताऊं कि जब मैं कनाडा में होता हूं तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है। मैं अपने आप को इंतहाई सेफ और वाइजर महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे इदारे खड़े होते हैं। हर शख्स का इज्जत नफ्स जो है ना वो पाबंद नहीं होता वहाँ पे। हर शख्स को पुलिस प्रोटेक्शन देती है। आपके 1 या 2 मिनट की कॉल के ऊपर पूरा शहर हिल जाता है। मैं एक बार चलो शायद बात लंबी जाएगी, हमारे बच्चे स्कूल से लेट हो गए कोई 1 घंटा, तो हमने कॉल की तो यकीन करें कि आधे घंटे 15 मिनट के अंदर उन्होंने बता दिया कि किसी जगह पर रोड बना के और आपके बच्चे गाड़ी में और बिल्कुल खरीद से यानी विद इन नो टाइम जो है ना उन्होंने एक्शन करके देखा। इस तरह के और बहुत सारे वाक़ात हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें हमारे नौजवान जो बड़े पास रही नौजवान हैं, ये जो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो इन लड़कों को अगर हम अच्छे ग्राउंड दे दें, अच्छी जगह दे दें खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो ये बड़ा नाम कमा सकते हैं।
तो ये तो असल में गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन चीज़ों को इनके लिए मनसूबाबंदी करे, इन चीज़ों को कामों के लिए लगाए बगैर किसी सिफारिश के। एक तो ये होता है कि हम वफद लेने के जाते हैं, उनके पास ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किस इलाके की क्या काम है। उसके अलावा टूरिज्म के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। देखें, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत जगह पर रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कनाडा के अंदर हज़ार मील के लंबे नेशनल पार्क है, जिसके अंदर वॉशरूम, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स, हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। हमारे पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो कुछ है वही है, बाकी तो उस तरह का कोई काम नज़र नहीं आया। मैं इस बार जनूबी का गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। माशाल्लाह वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत और बहुत साफ नियम लोग, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए बहुत कुछ मिल जाए। यानी इतने काम हो सकते हैं कि ये इलाका पूरे का पूरा उठ सकता है। फिर मैं सदन के लिए गया, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह। लेकिन क्या है कि कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आया कि उस तरह का जो होना चाहिए उस तरह नहीं है। इसके अलावा लोकली बाग के अंदर सरिया बड़ा भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ भी मैं देखा कि रोड के हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे वेल नोन लोग हैं यहाँ पे, इन्हीं इलाकों में रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम रखते हैं। उनको भी कोशिश करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, ताकि इलाके में बेहतरी है। गुरबत का खात्मा एक तो नारा है ना जी, आप भी सुनते होंगे सब लोगों से कि गुरबत का खात्मा करेंगे। भाई हमें प्लान दो कि आप गुरबत का खात्मा कैसे करेंगे। सवाल तो ये था, लाल में रास्ता तो सारा चला देते, लेकिन यह है कि किराया या बस पे खुद कम ही चढ़ाता है। बात यह है कि जब आपकी सेहत का शोबा तरक्की करेगा, यहाँ पर नेशनल पार्क बनेंगे, तो यही गुरबत के खात्मे के मौके होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों ने, आपने किसी को दुकान डाल के नहीं देनी होती, आपने उसको मौका देना होता है और वो खुद जाके अपने एफर्ट से काम शुरू करता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, हमारा मजदूर 4 से 5 हज़ार रोज़ का कमा के रात को घर आए और आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी बसर करें। तीसरी बात है ख़वातीन के हवाले से मैं कहूँ, एक जो मैं कल्चर रह रहा हूँ ये बड़ा खतरनाक है। हमारी ख़वातीन जो है, दुनिया में हमने देखा ना, ख़वातीन इस तरह है जी कि बड़े बराबरी के हकूक़ हैं उनके। यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड ने बर्तन धो लिए, वाइफ ने खाना पका लिया, मतलब मिलजुल के घर चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सीधा सीधा है कि बस खाना पकाना और घर की सफाई ये खातून का काम है। उसकी बेसिक वजह है कि ये मर्दों का शिकार है, हमने इनके लिए कुछ किया नहीं है। ये अगर इनके लिए कुछ किया जा सके तो यकीनन ये जो है ना, तो मेरे घर में हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है हमारी ख़वातीन बड़ी बात का है। और वैसे ही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे एक बार मौका दे, तो इंशाल्लाह ये जो तबका है इंशाल्लाह इनको हम ज़रूर जो है ना इनके लिए काम करेंगे। और दूसरा, जिस तरह मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान में आपने सुना होगा कि घरेलू सनत है, इस तरह ये रेडियो वगैरह घड़ियाँ ये उनके घरों में बनते हैं, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनती। और इस तरह के प्रॉब्लम ला के तो हम यकीनन इनको भी इम्पावर कर सकते हैं। अच्छा देखें, मैं पीटीआई का अंदर सा वर्कर हूँ। जब वैसे तो पीटीआई के साथ में जब सही बना हाल में पीटीआई में आई उन्हीं के साथ में, लेकिन बाकायदा मैंने तकरीबन 2010 से काम शुरू किया पीटीआई में कनाडा में। उसके बाद जब मैं यहाँ 20 पगला आया तो सब दोस्तों को पता, बाग भी आया था यहाँ बिजनेस से, मैं 20 पगला। तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि पीटीआई का नाम लेते थे तो साथ में यहूदी का नाम लिखा था। मैंने मौलाना आज़ाद से कंसल्ट किया कि यार ये जो किसी को यहूदी कहना या काफिर कहना ये किस हद तक जाए, अगर कोई मुसलमान है तो उन्होंने कहा कि जी वो उसका निकाह फासिक हो जाता है, तहरीर निकाह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी को आप काफिर नहीं करार दे सकते, आपके पास कोई ऐसा वो एजेंडा नहीं है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे होकर आप ये कहें। तो उस जगह पे अल्लाह की मेहरबानी से हमने वो जलसा किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिली। मैं आज भी उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो चाहे किसी भी पार्टी के लोग थे, उन्होंने उस जलसे में भरपूर शिरकत की। बारिश साहब तशरीफ लाए, यकीन वो मेरे जाती दोस्त भी है, लेकिन मुतासर वहाँ से वो बहुत हुए कि यार 20 पगला में पीटीआई, लेकिन एक्चुअली उसके बाद पीटीआई का काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ जी कि हमारे इलेक्शन हुए
खुर्शीद साहब अल्लाह उनको सेहत दे, बड़े अच्छे कैंडिडेट थे हमारे, लेकिन वो खातिर खा रिजल्ट हासिल नहीं कर सके। कर्नल साहब की हमदर्दियाँ भी उनके साथ थी, लेकिन जो हमें चाहिए था वो लेवल अचीव नहीं कर सके वो, हालांकि ये सीट हमारी बनती थी। उसके बाद मैंने देखा कि सियासी तौर पर PTI थोड़ी सी पीछे जा रही है, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर आके मैंने PTI का एक और शानदार जलसा किया, जिससे तकरीबन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ होंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद में हमने मशाइख के तकरीबन 12 उलमा कराम को PTI में शामिल कराया, अपने घर बनी गाला में जलसे कराए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के अंदर हम गए, मिलियन मार्चेज में हमने शिरकत की PTI के प्लेटफॉर्म से। वहाँ से मैं आपको इतना अर्ज कर दूँ कि जो पिछला इमरान खान की जो तकरीर थी बड़ी मशहूर ज़माना, जिसको हम कहते हैं कि सिनेरियो रूप में लिखी जानी चाहिए, मैं खुद वहाँ मौजूद था, हम सब प्लेटफॉर्म में उनके साथ था मैं। तो हमारा जो लीडर है इमरान खान माशाल्लाह, मैंने देखा कि वहाँ पे जो इसको ज़िराई मिली है आज तक पाकिस्तान के किसी लीडर को नहीं मिली। हालांकि हालात भी हमारे भी इतने अच्छे नहीं है, उसके बावजूद पूरी दुनिया के लीडर ने इसको सराहा। और फिर आप लोगों को यकीन पता होगा कि वहाँ की तकरीर दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी, जो लोग वहाँ पर पता दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा PTI के लिए मैंने राजनीति में बहुत टाइम भी दिया। मेरे अगर सारे प्रोग्रामों का इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन 100 से ज़्यादा बनते हैं, और मैं PTI का नज़रियाती वर्कर हूँ, और ना कि हो बल्कि हमेशा PTI के साथ इंशाल्लाह दुआ रहना, हमेशा उसके साथ रहेंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि जी हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और किसी तौर पर भी इसमें लग्जश नहीं देखेंगे। बात के हवाले से थोड़ा सा है कि हमारे बहुत सारे जो कैंडिडेट सामने आए हैं, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात है, क्योंकि सियासी जब शौर आता है तो लोग इलेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, ये उनका हक भी बनता है। बल्कि इस पिंडाल में जितने भी लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, उनको इलेक्शन में अगर है उनकी पोजीशन है तो उनको भी जाना चाहिए, लेकिन टिकट तो मिलेगा अब सिर्फ एक ही आदमी को। तो जब किसी एक को टिकट मिल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को उसके साथ होना पड़ेगा, चाहे उसमें कोई भी है। अगर हम नजरियाती हैं तो उसका सबूत ये है कि हम उसको फॉलो करें और उसके पीछे खड़े हों, लेकिन टिकट की दौड़ तक खराब भी अपने को कोशिश कर सकते हैं। मलेशिया के हवाले से यहाँ पे थोड़ी सी एक बात बड़ी जरूरी है कर लूँ कि हमारे DC साहब हैं यहाँ पे, बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं माशाल्लाह, लेकिन एक बात है जो मैं कहूँगा कि पिछले जो वॉलीबॉल के हवाले से उन्होंने नाइट वॉलीबॉल में पाबंदी लगा दी, और वो इसलिए कि यहाँ पे मलेशिया की खरीदो फरोख्त हो रही है। देखें जी, बात में इसी कहूँगा कि लेट नाइट शो का मैं भी कोई हामी नहीं हूँ, क्योंकि 100 किस्म के खराफात चीज़ें सामने आती हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि जो ये अगर आपने नाम दे के बन गया कि मलेशिया की खरीदो फरोख्त करी है, तो फिर ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उनको रोकें, ना कि स्पोर्ट्स को रोकें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम इस वजह से खेलें बंद कर दें कि यहाँ पर मलेशिया है। अब पुलिस की और इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पे उन लोगों को पीछा करें और उनको जड़ों से उखाड़ के फेंकें, क्योंकि हमारे माशरे के लिए, हमारे नौजवानों के लिए नासूर है। तो DC साहब से गुजारिश करूँगा ज़रा इस पर नज़रसानी ज़रूर करें। और उसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि नैब का दायरा कार इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर तक चल रहा है, और हमारी यकीनी ख्वाहिश होगी कि नैब जो है तो अपनी कार्रवाई आगे तेज़ करे, और जितनी भी करप्शन हुई है और अक्रॉस द बोर्ड जिसने भी की है उसको ना छोड़ा जाए, उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए, और ना कि सलाखों के पीछे धकेला जाए, बल्कि जितना भी पैसा खाया गया है वो अवाम का पैसा है, उनको वापस मिलना चाहिए। और ये जो हमारा जो करप्ट माफिया है, इसके ऊपर भी ये ज़रूरी है कि इनकी भी रोकथाम होनी बड़ी ज़रूरी है। माशरे तौर पर अगर हम लोग इन लोगों की निशानदेही नहीं करेंगे या इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे एज ए जनरल पब्लिक, तो फिर उनके सीने बड़े हो जाते हैं, दिल बड़े हो जाते हैं, वो फिर और बढ़ बढ़ के खिलते हैं। लिहाजा एज ए सिविल सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज़ को हमेशा उठाते रहें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये मैराथन है। जहाँ भी आप बुराई देखें उसके खिलाफ खड़े हो।
और इसके अलावा टूरिज़्म की तो मैंने बात की, लेकिन खेलों के हवाले से ये है कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी में कभी मौका दिया तो खेलों के ऊपर वो खसूसी तवज्जो दी जाएगी, अपने नौजवानों को भरा जाएगा और प्ले ग्राउंड मुहैया किए जाएंगे, प्रैक्टिस की जगह भी दी जाएंगी और इंशाल्लाह ये काम बड़े ज़रूरी है और इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो इस पर काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल हो? अच्छा सर, ये बताएं कि आप ओवरसीज़ की हैसियत से क्या ख्याल है कि ये इजाज़त होगी आपके इलेक्शन में? हाँ जी, देखिए जी, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम आज़ाद कश्मीर के अंदर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ आप पीटीआई के हमारे पास बहुत टाइम है, ये इर्तिकाई अमल है, शुरू के दिन है, आप हमें अपनी अपनी सियासत करने दें। जब 2, 4, 5 महीने रह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर यहाँ पे बात करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और फिर उसके अलावा जो है ना, तो जो भी होगा तो पार्टी के जो मंशूर होगा उसको जो भी लाया होगा उसको मुश्किल तो पेश करेंगे। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों कुछ पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बाग में एक दौरा हुआ और उसके दौरे के दौरान कुछ इख्तलाफात की वजह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का रास्ता रोका गया। आप बासियत पार्टी क्या इस सवाल का जवाब देंगे? देखिए बात असल में मैं आपको सच्ची बात हमेशा कोशिश करता हूँ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कायद कश्मीर है, पीटीआई का सदर है, हमारा लीडर है, हम सब उसके पीछे खड़े हैं। जो कुछ जब बाग में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और मैं डॉक्टर सदाकत को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो पीटीआई का बड़ा जेन्युइन जो है ना वर्कर है और माशाल्लाह बड़ा पैट्रियटिक है, बड़ा उसका लगाव है, हमने शुरू में इकट्ठे काम भी किया। तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसको तो शायद कोई भी यहाँ पे अच्छा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं बारिश साहब से भी बात करूँ ताकि जो है ना तो इस मामले को जो ना किस तरीके से सुलझाया जाए। इसमें कोई वो सियासत करने वाली बात नहीं है। ये क्योंकि नजरियाती लोग हैं, सदाकत और बारिश साहब हमारे लीडर हैं, तो मैं इंशाल्लाह जब कल बारिश साहब से मिलूँगा तो मैं इस बारे में उनसे ज़रूर बात करूँगा। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो मैं ज़रूर मेरी ख्वाहिश है इस सदाकत को वापस आए। जी यूसुफ सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त आपने बहुत सारी आपके के हवाले से बात की, सेहत के हवाले से बात की, मगर आपने एक इशू है जो इस वक्त बर्निंग इशू है, मसला कश्मीर और ख़ास करके गलगित बल्तिस्तान का मसला है, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट उसको सुबह बनाने की तरफ जा रही है, उस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं वो भी थोड़ा नाज़रीन को बात करें। मैं तो अभी तक उस वक्त तक इसको मैं ग्लोबल ही समझूंगा जो कि आप साफी हजरात को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जाके जब गलगित बल्तिस्तान के सूबा बनने का तल्लुक है तो अभी तक बाकायदा तो इमरान खान ने उसका कोई अनाउंस नहीं किया। हम कायद पाकिस्तान इमरान खान जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, जब तक उसने वाज़ेह तौर पर इस बारे में कोई बात नहीं की, हम इस बारे में कुछ कहने से कासर है। अच्छा जी, राजन कबीर साहब आपसे एक सवाल ये है कि आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन नौजवानों के हवाले से जो बेरोजगार है, भारत का सत्यानाश हो रहा है, किस हवाले से आपने को बात नहीं की? एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो एहसाब है 70-72 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर एहसाब इसलिए नहीं होता है कि ये एहसास खुलता है और इसके पीछे लोग छुप जाते हैं करप्शन करने के बाद। तो क्या ख्याल है आपकी जो हुकूमत है, इमरान खान ये नारा लेके आए तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एहसाब करवा पाएंगे? का एहसास हुआ है और चोरी और डाके का नाम है। अगर कोई इसका एहसास है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आप जोर गुजारी कर रहे हैं, ढूंढना शुरू कर रहे हैं, सियासत और अपने ओहदे के हिसाब से आप लोगों के जो है वो कसब करना शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इंतजार का अमल है ये गवर्नमेंट लेवल पर नहीं बल्कि हर घर के लेवल तक होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर भी कोई तरह का मसला है तो आप इसका घर के अंदर बैठ कर इंतजाम करें, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जब आएगी इंशाल्लाह ये हमारे एजेंडे में सबसे टॉप पे होगा कि करप्शन का खात्मा हर सूरत में चाहिए। ये करप्शन की वही वजह है
कि जो हमारी ताकत वो तरक्की नहीं होने देती। हमारे लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ सके। 70 सालों से वही मनसूदा सा काम आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं और पीछे से लूट बात शुरू की होती है। लेकिन ये मेरी दुआ भी है और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वादा भी करता हूँ कि अगर करप्शन के बारे में इस करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह मेरी आवाज़ सबसे बुलंद होगी और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करूँगा। नौजवानों की इनकी बात थोड़ा सा बड़ी कोशिश करेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपना मौके पता करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। मुझे याद आ कि मगर बात यह है आजकल दुनिया ग्लोबल में है। बात तो वही होता है कि हमें की दुनिया ग्लोबल बन चुकी है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप इनकी कराटे में देख सकते हैं, आप गुजारा करते हैं। और उसके अलावा हम अपने लोगों के साथ जिनसे मेरा ताल्लुक होता है, हम हमेशा उनके अपने इलाके की और अपने लोगों के बारे में उनसे बात करते हैं और हर चीज़ का पता होता है। मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों बस्ती हल्के की मुबैना एक कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने सैफुल्ला नियाज़ी साहब से मुलाकात की। इसमें प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब थे, कर्नल ज़मीर साहब थे, मैडम साहिबा थी और बहुत सारे ये जनाब कदीर साहब थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने 2-3 चीज़ों पर जो है ना वहाँ पर डिस्कस किया उनके साथ। एक तो बस्ती हल्के की मनसूबाबंदी, दूसरा तंजीम साजी के मतलब कोई नई तंजीम साजी के मतलब, और आइंदा बस्ती हल्के की सीट जो है वो किस तरह निकाली जाए। तो उसमें फ़र्क करो आप नज़र नहीं आए, जोहर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं वो नज़र नहीं आए। तो क्या, क्योंकि वो कहते हैं वो अपने आप को वो कोर कमेटी है उनकी, असल जो है ना वो वही जो है ना वो सियासी लोग हैं। तो क्या आपसे उनका कोई मशवरा था या वो जो हिकमत अमली वहाँ पर डिस्कस हुई आप उससे इत्तेफाक करते हैं? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि क्योंकि 20 बगला से ही तल्लक रखने वाले साबिक़ वज़ीर मशीर खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मैंने इसलिए लड़ना है कि मैंने एक सड़क निकालनी है 20 बगला से लेकर वो रेडवान तक, और वो मेरे नक्शे में है, और जब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो वो जो है ना मेरे मनसूबे वो मुकम्मल नहीं आ सकते। तो इस सिलसिले में आप जो है ना वो ये जो दोनों मेरे हल्के हल्के सवाल हैं इसमें क्या जवाब हैं? सर इसी के साथ ही एक और बल्कि मेंशन कर देते हैं, इसी के सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन से पहले मैं राजा कदीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोलो फ्लाइट की बजाय एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर यहाँ पे सबको मदद किया। यहाँ पे मसूद मिनाज साहब तशरीफ रखते हैं और इस तरह सीधा आए हुए हैं, और जितना खूबसूरत तरीके से राजा कदीर साहब ने बात की है, मैं ये सोचता था कि शायद मुझे हालांकि इन्होंने ऑफर की थी कि आप अपना बयानिया मेरे साथ दें, लेकिन मैंने इन्हें ये कहा कि अखलाकी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब हो रहे हैं और मैं उसको आई जाती, तो इस लिहाज से मैं इनका मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ। और केवल इसी अशरफ साहब के सवाल का मैं जवाब दूँ, मैं राजा कदीर साहब के बारे में इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो जज्बात हैं उसका भरोसा है, और हमारे वो नौजवान लीडरशिप PTI की जो ये कहते हैं
कि 25-25 साल से वो सियासत में हैं। उन्होंने जिस वालियाना अंदाज से इनको रिसीव किया, इनकी काली गाड़ी को सुखपतियों से निछावर करके भर दिया, तो मैंने पता करना शुरू किया कि राजा कदीर है कौन। तो मुझे ये पता चला कि राजा कदीर नामी हमारे 20 बगला के नार्मल बरादरी की एक ऐसी शख्सियत है जो पानियन हैं PTI के, और जिन्होंने PTI को आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो ज़िला बाग के यहाँ पे खुदाई चंद एक लोगों में से एक हैं, जो कनाडा में अपना रोज़गार करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को ये पेट पालते हैं उनका, और अवाम की खिदमत करना इनका जज्बा है। तो मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। और टेक्निकली अगर आप देखें तो 20 बगला के मुकाम पे जब हमने अपने कायदे कश्मीर को 14 अगस्त को लाया था, तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ तादाद कम थी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि उसके 10 दिन के बाद जब ये तनतना खुद आए तो इनकी तादाद उससे दुगना थी। तो जब एक आदमी जो है लोगों की खिदमत करना चाहता है, एक आदमी का माजी बेदाग है, एक आदमी PTI का इब्तदाई तौर पर सीनियर इन लोगों में है, और फिर उस आदमी की बारे में करप्शन का या किसी किस्म का और ऐसा दाग नहीं है, और वो आदमी साफ गो है, वो आदमी सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ हमें किसी किस्म की कोई बुग़्ज़, उसके साथ किसी किस्म का हमें कोई जो है असर, कोई इस तरह की खुदगर्जी या हमें जो है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये पैगाम जाए कि हम हर सूरत कोई सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। दूसरी जो बात एक टेक्निकली में और ग्रुपिंग के हवाले से मैं तो नहीं चाहता था कि कोई बात अभी जबरदस्त की जाए, जैसे कि आए रोज़ सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कहते हैं जी आज 10वां कैंडिडेट हो गया, 20वां कैंडिडेट हो गया, PTI का 44वां कैंडिडेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिलखराश और बड़ी अफसोसनाक हैं जो हमारे लिए। तो मैं टेक्निकली अगर ये बात कहूँ कि राजा कदीर साहब के 20 बगला की रैली के मुकाम पे हमारे आधे से ज़्यादा कैंडिडेट उस दिन कम हो गए थे जिस दिन उन्होंने इनका इस्तेमाल किया, तो ये बात मेरी बेजान है। बाकी जो बात अशरफ साहब आपकी है, वो कोई कोर कमेटी जो है हमारे PTI के किसी मंशूर में मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं है, और प्रोफेसर जलील साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, कर्नल नसीम साहब मरहूम और मकबूल से तल्लुक़ के अलावा मैं नहीं समझता कि जितने लोग इस वक्त जो है वहाँ मिले हैं उनका अपनी कोई वर्थ है या उनकी अपनी कोई वहाँ पे ओहदा है पार्टी का, या ये कि उनके पास कोई मैंडेट है। हमारा जो PTI है, PTI के अंदर कोई किसी किस्म की कोई शहंशाहियत नहीं है कि कोई एक फोत होगा तो उसका कोई भाई या उसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई जो है वो जाके तो शहंशाह बन जाएगा। ये एक जमहूरी पार्टी है जिसमें किसी को जिसको मैंडेट होगा, जिस तरह राजा खुर्शीद साहब हैं, या अगर राजा कदीर साहब की तरफ कोई सीनियर होगा, या जिसको कोई पार्टी की क़यादत किसी जगह ऑन करेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो आपके सामने आएगा। तो ये कि वहाँ पे क्या बातें हुई इसका आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि असल में बात एजेंडा क्या था, और ना मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये डिबेट करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि राजा कदीर साहब और इनके साथ जो हमारे इब्तदाई पार्टी के सीनियर लोग हैं, हम इनके ऊपर ये बात रखते हैं कि इन्होंने किससे क्या काम लेना है। बरसतुल सुल्तान महमूद चौधरी और PTI की जो मरकज़ी क़यादत है, उनको इस मौके पे मैं राजा कदीर साहब की इस प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा उठाते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आज़ाद कश्मीर के सबसे महफूज तरीन अगर कोई सीट है तो वस्ती हल्के की है, और वस्ती हल्के की बदकिस्मती से मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये सीट सिर्फ उसी सूरत में महफूज है जब ये कोई नार्म बरादरी का कोई कैंडिडेट जो है उसको टिकट मिलेगा, हाँ वो कोई अलग हो, बे हो, ते हो, ये हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि राजा कदीर साहब को अगर टिकट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये या राजा खुर्शीद साहब के पास जो मैंडेट है तो ये सब के लिए बेहतर है। ये अलग बात है कि मैं अपनी सर्विसेज के एतबार से, बाद में यहाँ रहने के एतबार से, और अपने इन लोगों के यहाँ पे कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझने की सर्विसेज के इस हक़ के पेश नज़र मैं खुद भी एज ए कैंडिडेट अपनी दरख्वास्त जरूर सबमिट करूँगा। लेकिन मैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है
कि मैं जो है इसके लिए कोई वीटो करूँगा या इसके लिए मैं किसी किस्म की कोई और ऐसी बात कर दूँगा कि जिससे खराबी पैदा हो। किसी किस्म की कोई अदम इत्तेहाद की बात, अदम इत्तेफाक की बात, खराबी की बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना सिर्फ ये कि मेरे ज़िम्मे नहीं लगेगी, बल्कि राजा कदीर साहब जैसे साहब को अच्छे और बेहतरीन इंसान की तरफ मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये भी ऐसा नहीं करेंगे। नाम लें। आपने अभी बोला कि पीटीआई एक नजरियाती, हम सारे लोग नजरियाती हैं। दूसरे लफ्ज़ में आपने कह दिया कि कैंडिडेट हो सिर्फ खानो बरादरी का, ये दोहराए नहीं है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने ये कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर बरादरियों की सियासत, और मैं कतन बरादरियों की सियासत को पसंद नहीं करता, मेरा माजी इस चीज़ का बिल्कुल हुआ है। लेकिन अब क्या करें कि नाल बरादरी से हट के हम सीट नहीं ले सकते, बदकिस्मती है। अच्छा जी, राजा साहब आपसे एक सवाल है कि सुना है कि कुछ लोग मुतहर्रिक है सैफुल्लाह नियाज़ी के पास कि जी जो पीटीआई कश्मीर के सदर है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनसे दिगर वाले दारान को फारग किया जाए, नए लोगों को लाया जाए, इस बारे में क्या कहें? जी वर्षा से तो आलू से मुलाकात होती है और मुलाकात की जाती है, तो बारिश साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि वो सैफुल्लाह नियाज़ी और इमरान खान आज़ाद कश्मीर की हद तक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे है और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल भी चल रहा है कि पिछले दिनों जो पार्टी वायलेशन हुई है इसमें सदर जो हैं डिस्ट्रिक्ट बाग इनको भी फारुक किया जा रहा है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ये ऐसा मेरा नॉलेज नहीं है और ना ही मैं ऐसा इस किस्म की न्यूज़ में जाता हूँ। सीधी बात है कि ये पार्टी की हाई कमांड का मामला है और इनके दरमियान है, तो ये खुद ही बता सकती है हाई कमांड की क्या हो जा रहा है। राय साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की एक तारीख रही है, इसमें बल्कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उन्होंने उजागर किया, लेकिन 1-1.5 साल से वो मसला कश्मीर पे कोई बात नहीं कर रहे। क्या आपको पाकिस्तान की तरफ से उन पर कोई पाबंदी तो नहीं लगेगी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में मैं आपको बताऊँ, सुल्तान महमूद चौधरी वो शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने अपनी आज़ादी की बात करते हैं तो मैं आपको अपनी चीज़ वेलकम करता हूँ। इस बात से उन्होंने मुखलास खिताब किया था जो हम सब लोगों को ये काम में होकर है और ये बड़ी लाभ की बात है। दूसरी बात ये है कि भाई साहब गुजशत 1-2 साल से बहुत थे, लेकिन चूँकि ये प्लेटफॉर्म अभी जो खान साहब के हाथ में है, जितने जोरदार तरीके से वो बात कर रहे हैं भाई साहब को पीछे हैं, और ये सारी जो भी वहाँ से आवाज़ निकल रही है ये भाई साहब की वजह से। छोटा सा मेरा कोई कर रहा है सवाल, आप लोग तारुफ करवा दें। अच्छा, सिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोलें। देखिए आप याद रखें कि नजरियाती पार्टी है, सियासी पार्टी है, और कमल साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है बात के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके करीब में जाती हैं जो हमें लेना चाहिए। सीनियर आदमी है, बुजुर्ग सियासतदान है, तो अगर वो पार्टी में आते हैं तो आपने क्योंकि जो साहब ने कहा कि आइंदा लाखों बरादरी से ही कोई दूसरी बात सवाल ये है कि सर लगता 4 साल से पीटीआई का वास्ते के अंदर कोई अपोजिशन नजर नहीं है, जिन्होंने 15,000 वोट दिए वो भी नजर नहीं आए, और जो बाकी जो बहुत सारे 18 जो उम्मीदवार है वो भी इस तरह नजर नहीं आए। सिर्फ कोई रेडी होती है उसमें नजर आते हैं तकरीर करके उसके बाद लगाए हुए जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या रहेगा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका वास्ते के अंदर आपके बता सकते हैं? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, मुझे जिस माशरे से मैं उठ के आया हूँ उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बरादरी की कोई चीज़ नहीं है।
कि मेरे भाई हैं पूरा अच्छा, मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ कि हमारे बाग के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है लेकिन वो कश्मीरी है और या शहरी है, उसके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं। बरादरी से बालातर होगी। मैंने पीछे जो एक बात भी की थी, शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि मैं ये जो एजुकेशन सोसाइटीज है मैं इनके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बरादरी के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये इलाकाई एतबार से होनी चाहिए। एक जिसमें जितने भी लोग बसते हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी के, उसका सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैं ये बरादरी का बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। राय साहब, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किससे होगा? मतलब यहाँ नॉन लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, किससे आप समझते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन या किससे होगा? मैं बताऊंगी। यानी अगर मेरी ख्वाहिश है कि कमर कुमार साहब से हो। अच्छा, मेरा रोशन जोश साहब से सवाल है। गुज़श्ता जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने बड़े दावे से कहा था कि बहुत जल्द में जो PTI ज़िला के सदर हैं उनका जदीद साहब और जो भी हैं इख्तलाफात हैं इनको बादशाह साहब के दरमियान दूर करवाने में जिस दिन मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी क्या उस पर आपने कोई प्रोग्रेस की है? क्या सूरत है? पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर बात की जा रही हैं, तो लेटेस्ट स्टेटस क्या है? बाकी है जी कि हफीज़ साहब का जो सवाल है ये बड़ा पॉजिटिव है और यकीनन ये बात मैंने न सिर्फ कही थी बल्कि मैं इस बात पे कायम और दायम हूँ। अगर राजा कदीर साहब की गुफ्तगू को आपने गौर से सुना हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो परवेज़ हसन साहब की तरफ से इनके पास आया था तो इन्होंने ये कहा था कि ये शुरुआत है, अभी हमें अपनी अपनी जगह पे काम करने दें। हम बिल्कुल अब देखा ना, मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले कहा था, तो आज एक और बड़े फिगर के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये इस चीज़ की गमाजी है कि इस तरतीब उस पर बढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने हमारे ग्रुप्स हैं हम 4 महीने पहले इसी हाल में आपसे ये वादा करता हूँ कि एक वाहिद PTI के कैंडिडेट के लिए हम यहाँ बैठे होंगे और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हमें अपनी अपनी दरखास्तें देने की जरूरत न पड़े इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी में एक छोटा और सवाल है ज़ेली, जो अशरफ साहब ने किया है, जिक्र किया कि कोई टीम मिली, कोर कमेटी मिली, और जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो जो कमेटी मिली, टीम मिली, जो भी मिली, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डिस्ट्रिक्ट की है या आपकी बाकी ज़ेली हैं, आपका जहाँ तहसीलों हैं, उनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट पेश की है पार्टी के ऑर्गेनाइजर को। उनको कहा है कि रिवाइव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। इसके बारे में आप लोग क्या? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि इस कमेटी जो कोर कमेटी है, मैंने कह दिया कि इस तरह की कोई कोर कमेटी हमारी मौजूद नहीं है। तो दूसरा, मैं चूँकि इसमें उन्होंने मेरे साथ या राजा कदीर साहब के साथ या अगर वो जो PTI के सदर हैं जिंदाबाद के, उनसे बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन के अंदर है। और यकीनन जो हमारी जो बाड़ियाँ बनी हुई हैं उसमें यकीनन लोगों को अपने एतमाद है, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए, उसको ठीक किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे लोग पार्टी के ज़रिए इंतज़ाम इस तरह के जो प्रोग्राम किया करें। इसमें कोई हज की बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आपस में उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अच्छा राजा साहब, एक सवाल आपसे ये है कि अभी सुना है कि तरावी साहब उनकी अगर कोई इताद के लिए कोई जिद्दोजहद हो रही है PTI या जमात, तो अगर वो टिकट लेके आ जाए PTI का तो उस सूरत में क्या करेगा? शामिल हो जाए, उनको दावत दे दें। आपको ये कही कि अगर कोई बंदा जो इस मुल्क में का शहरी हो और वो मेरी सर आपकी बात कर रही है, तो अगर इवन नॉन मुस्लिम भी हो तो इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता आप राजा साहब उससे भी गिरा रहे हैं। सवाल बनता है हमारी क्या हमें वादत होता है कि हमारा किसी के साथ इताद नहीं होता। ये बात हुई है, सब नहीं सब ने कहा कि हम इताद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हो गया तो नहीं होगा इंशाल्लाह।
आपने इकराम जनाब राजा शेख साहब, नज़दीक और इधर जो भी यहाँ PTI के सीनियर कारकुन मौजूद हैं, राजा कदीर साहब, मैं सबसे पहले तो और साफ़ी हजरात खासतौर पर मैं राजा कदीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक आज के अंदर एक बड़ा इवेंट किया और इवेंट करने के बाद उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया और जिस दर्द दिल का उन्होंने इज़हार किया मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करेंगे और उनकी सारी बातों को एहसास करता हूँ। और पॉलिटिक्स के हवाले से उनकी इतनी बात कर देता हूँ कि पॉलिटिक्स किसी के बाप की जागीर नहीं है। राजा कदीर साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये उनका बुनियादी हक है, वो लड़े और ये पार्टी जिसको भी पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहकर जो भी पार्टी फैसला करती है अगर राजा कदीर साहब के हाथ में करती है तो ये उनका बुनियादी हक बनता है और इसके लिए हम उनकी सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। बाकी ये है कि किसी और कारकुन को उसके लिए यानी कि ये नहीं है कि बाकी कोई कारकुन जो है वो इस बुनियाद पर कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इसलिए पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है। सियासी कारकुन इलेक्शन लड़ने के लिए जद्दोजहद करता है। जो भी लोग सियासत करते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए करते हैं और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि 22 कैंडिडेट हैं, 23 कैंडिडेट हैं, ये लोगों के अपने बनाए हुए ज़हनी ख्यालात हैं, ज़हनी तस्वुरात हैं और उन ज़हनी तस्वुरात का इलाज जो है वो इस वक्त हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम ये बता देते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहकर पार्टी जो भी फैसला करेगी उस पार्टी को PTI बाग जो है वो इंशाल्लाह तस्लीम करेगी। हाँ, एक बात जो कही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक अलमिया इस लिहाज से ज़रूर है कि इस वक्त बाग के अंदर जो क़यादत है जिसकी वजह से ये पहली मरतबा मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो है ना पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हमारी क़यादत को इसके बारे में जल्द अज जल्द सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए, इसलिए कि कल पार्टी किसी बड़े नुकसान का जो है ना खमियाजा ना भुगत सके। तो मैं इसी पे इत्तेफा करता हूँ। राजा कदीर साहब को अपनी तरफ से बिल्कुल मुबारकबाद और हमारे पे यकीन दिलाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। राजा रोशन जोई की तरफ से पहले बाकी से मेरे रैली के हवाले से मैं आप लोगों का फिर बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने बात की तारीख की सबसे बड़ी रैली करके उसको कामयाब बनाया। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी बात है और मैं इसमें सब कंट्रीब्यूशन आपका है और ये सब आपके लिए है, PTI के लिए है, नौजवानों की तरजीह के लिए। हल्के वस्ती बाकी बरादरी के हवाले से बात करूँगा कि इंशाल्लाह मेरे लिए सब नाल में, मेरे लिए सब सुलझन है, मेरे लिए सब मंदिर है, मुझे कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात थी मैं राजा रसीम साहब और सलीम साहब पे शुक्रिया नहीं अदा कर सका। अभी साहब ने तो बात कर ली, लेकिन आखिर में जो बात करने वाली वो ये है कि मैं साफ़ी था। सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैं हमेशा ये सुनता रहा हूँ कि साफ़ी जो है बड़ी गली बात है और बड़ा ये और वो, लेकिन आप लोगों में मुझे फ़ख्र है। आपने जिस तरह की कवरेज दी मैं आपको दिल से सलाम पेश करता हूँ। सबके नाम भी ले सकता हूँ और ना भी लूँ, लेकिन क्रेडिट बेसिकली आप साफ़ी बरादरी को जाता है। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सच लिखने की तौफीक दे और लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और बढ़ाए। इसके अलावा अगर किसी ने कोई बात नहीं बात तो शायद किसी ने कुछ पूछना है मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इतना बड़ा